मतलब वैष्णो देवी माता अभी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। यस, ये तो बहुत ही कमाल है। मेटेरियलिस्टिक चीज है, यानी पैसा अगर आपको वाकई में कोई दे सकता है ना वास्तु के बाद, वो लाल किताब। पैसा कैसे देगा सर? पैसा लाल किताब, ये भी बता दीजिए फिर। व्यक्ति को पूजा पाठ सही तरीके से करनी चाहिए, घंटी बजाकर पूजा नहीं करनी, स्टैचूज को नहीं रखना, स्टैचूज को हम सबको मना करेंगे। घर में जितनी ज़्यादा मूर्तियाँ उतनी ज़्यादा कष्ट होना ही होगा। कलयुग में कल्कि जी आएंगे और वो वैष्णो माँ से शादी भी करेंगे। वैष्णो माँ के ऊपर भी बड़ी कंफ्यूजन है लोगों को। लाल किताब में तंत्र के बारे में क्या बताया है? तंत्र विद्या, काला जादू, पिशाच, पिशाचनी, भूत, प्रेत, आत्मा, इनका कुछ संबंध है लाल किताब से? नाड़ी करके एक होता है जिसमें हम थंब इंप्रेशन देते हैं और सामने वाला आपका भूत, भविष्य, वर्तमान, आपकी बीवी का नाम, आपके बच्चों का नाम, बच्चे कब होंगे, किस दिन होंगे, आपकी उम्र कितनी रखी है, सब बता सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नए शो के साथ। आपने लाल किताब के बारे में तो सुना ही होगा। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आपको लाल किताब के बारे में मिल जाएंगी और लाल किताब के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ आज के टाइम में मार्केट में फैली हुई है और इसके बारे में सही नॉलेज देने वाले व्यक्ति भी कम है। तो आज हम एक ऐसे शख्स के साथ बात करने वाले लाल किताब के बारे में जो हमें इसके बारे में सही और सटीक नॉलेज देने वाले हैं, मिस्टर संस्कार अग्रवाल सर। इनके साथ हमारा ये थर्ड पॉडकास्ट है। इसके पहले हम 2 पॉडकास्ट ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ वो जाके देखिए, वो बहुत ही शानदार और नॉलेजेबल है, बहुत हेल्पफुल पॉडकास्ट है। तो समय को खराब ना करते हुए हम शुरू करते इस पॉडकास्ट को। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी सर, बहुत खुश हूँ वापस आपके साथ एक और पॉडकास्ट कर। सर ये हमारा तीसरा पॉडकास्ट है और मुझे आपके साथ, आप मेरे फेवरेट स्पीकर हो। सही बताऊँ, जितना मज़ा मुझे आपके साथ बैठ के बात करने में आता है ना, और जो ज्ञान आपसे मुझे मिलता है वो मैं नहीं बोल सकता कि मुझे किसी और से मिलता हो। बस ये आपका बड़प्पन है और कुछ नहीं। सर आज हम बात करेंगे लाल किताब के बारे में। लाल किताब के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई है, इसको एक डर का माहौल बनाया हुआ है। लोग लाल किताब मतलब लाल है, खून से रची हुई है, और लोगों का मानना है कि जो लाल किताब है ये रावण के खून से लिखी थी और जब ये रावण मर गया था तो वो लाल किताब भी गायब हो गई थी। सर मुझे नहीं पता इसमें कितना सच है कितना झूठ है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले तो लाल किताब है क्या? 100% जो आपने रावण वाली बात बोली ये सत्य नहीं झूठ है। अच्छा, क्यों? लाल किताब को लाल रंग में रखने का भी एक कारण था। वो कारण क्या था? अब मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है, लोग इस तरीके की भ्रमित बातें बनाते हैं और वो सोचते हैं यही सत्य है और अंधविश्वास फैलाते हैं। गलत तरीके से किसी चीज को रिप्रेजेंट करना भी एक गुनाह है। अब मैंने गुनाह क्यों बोला? क्योंकि लाल किताब भी फारसी शब्दों में ही लिखी गई थी। उर्दू के कुछ शब्द थे, फारसी के कुछ शब्द थे जो लाल किताब लिखी गई थी। अगर आप लाल किताब का ओरिजिनल टेक्स्ट देखेंगे तो ये पंडित रूप चंद्र जोशी जी ने लिखा था 1952 में। ठीक है, तो ये फारसी में लिखी गई थी। ठीक है। पर आपने एक सवाल पूछा, लाल किताब क्या खून से लिखी गई है? नहीं। लाल रंग किसका होता है? लाल रंग होता है मंगल ग्रह का, और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है 2। मंगल को हम एनर्जी का स्रोत मानते हैं, एनर्जी का सोर्स मानते हैं, भूमि मानते हैं, और मंगल ग्रह वही अंतरिक्ष में किस कलर का दिखता है? मोहित जी सवाल मेरा आपसे है, किस कलर का है मंगल ग्रह अंतरिक्ष में? लाल कलर का। लाल कलर का। तो मंगल को हम लाल रंग का प्रतीक मानते हैं जी। और जो पूरी लाल किताब है ना, ये जो विद्या है ये विद्या राहु की है। ओके। अब राहु को रोक के रखना बड़ा मुश्किल है जी, क्योंकि राहु क्या है? राहु हाथी है। अब हाथी अगर बिदक जाए तो मुझे एक बात बताइए, क्या हाथी को रोका जा सकता है? किसी आसान व्यक्ति के या नॉर्मल व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इसीलिए हाथी को कंट्रोल करता है सिर्फ 2 चीजें। एक तो अगर उसके ऊपर महावत चढ़ा दिया जाए जो उसको कंट्रोल कर सकता है, दूसरा अगर उस हाथी को पानी मिल जाए तो पानी में आनंद लेगा और खेलेगा। तो मंगल का लाल रंग इसीलिए लाल किताब को दिया गया ताकि राहु बिदके ना, राहु जो लाल किताब पढ़ रहा है उसको परेशान ना करे। ओके। ये इसका एक सही मायना है, सही तरीका ही है। ऐसा नहीं कि लाल किताब है, लाल रंग से लिखी गई, खून से सींची गई, नहीं जी प्लीज।
सही तात्पर्य इसका यही है, लाल किताब को लाल रंग में लिखने का या कवर बना चढ़ाने का वो ये कारण था क्योंकि मंगल का रंग था और राहु कंट्रोल में रहता है मंगल से। ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सब ये राहु के हैं। अभी आपने राहु का बताया कि राहुल का वो सिंबल है हाथी का है, पर हमने देखा है कि राहु और केतु, राहु केतु ये वही वाले हैं, आधा शरीर नीचे का सांप का है और आधा शरीर इंसान का है, तो फिर यहाँ हाथी का कैसे? पहली बात तो आधा शरीर इंसान का आधा सांप का नहीं, ये पूरा ही सर्प है। ठीक है। ये पूरा ही सर्प है जिसे हम बोलते हैं राहु सर्प का मुंह है। ठीक है। विष कहाँ होता है? मुंह में। मुंह में। पीछे क्या होता है? पीछे पूंछ। ताकत। ठीक है। सर्प की ताकत होती है। ठीक है। तो राहु और केतु बहुत अलग तरीके से देखे जाते हैं। और एक बात और मैं बताता हूँ, हमारे शरीर में 5 इंद्रियां होती हैं जी, जिसमें से सेंसेस को छोड़कर मोस्टली जितनी इंद्रियां हैं वो किसको दी गई हैं? हमारा जो ये पूरा फेस है ना, ये फेस यहाँ तक राहु है और यहाँ से नीचे वाला हिस्सा केतु है। फिर आप पूछेंगे सर ये हिस्सा कहाँ गया? जी संस्कार जी ये हिस्सा कहाँ गया? तो ये कंठ है जहाँ से हम सांस लेते हैं। सांस का कारक बृहस्पति है। आज इस राहु को और इस केतु को बृहस्पति ही एक करता है। तो ऐसा नहीं कि सर्प की ही लिहाजे से उसे देखा जाए। ठीक है। हमारे शरीर में जो ये ऊपर वाला फेस है, स्मेल की इंद्री है, ठीक है, देखने की इंद्री, जो भी हमारी इंद्रियां हैं, मोस्टली इंद्रियां राहु कवर करके चल रहा है, लेकिन जो सेंसेस हैं, टचेस हैं, वो केतु कवर करता है और इन दोनों को एक करता है बृहस्पति। लेकिन जो राहु है ना, उसे हाथी समान माना गया है, हाथी नहीं माना गया। अच्छा, ये थोड़ा आपने क्वेश्चन जो पूछा उसमें मैं क्लियरिटी देता हूँ। हाथी समान क्यों, और किसी जानवर के समान क्यों नहीं? भाई राहु जब बिदकता है ना तो हाथी जैसा है ना, हाथी सब कुछ तबाह कर देता है जी। राहु भी ऐसा ही है। जब तक हाथी सीधा चल रहा है ना, जब तक हाथी बिल्कुल शांति से चल रहा है तो बढ़िया है। जब हाथी आपके सामने आता है, एक बात बताइए मोहित जी, आप हाथी को प्यार से टच करने में भी 100 बार पहले सोचते हैं इसने सूंड घुमा दी, इसने पैर घुमा दिया, तो पता चला पर लोग सुधार गए। सही बात है, सही बात है। और राहु भी ऐसा है, अगर इसने अपनी मुंडी घुमा दी ना आपके ऊपर, इसने अगर अपना छड़ी घुमा दी तो इंसान फिर परलोक की प्राप्ति कर लेता है धरती पे रहते ही। तो मतलब राहु ज्यादा खतरनाक होता है? देखिए राहु भ्रम है, और ऐसा भ्रम जो पूरे ब्रह्मांड को निकल जाए। ओके। क्यों? आज टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है राहु की है। तो जैसे जैसे हम बोलते हैं ना विकास कर रहे हैं, हम विकास डेवलपमेंट नहीं है, ये डेवलपमेंट नहीं है, ये पता है क्या है? ये विनाश है। ये राहु बढ़ा रहे हैं हम राहु बढ़ा रहे हैं, विनाश की तरफ जा रहे हैं। जब हम विनाश की तरफ पहुंच जाएंगे ना, तब केतु आएगा। स्पिरिचुअल सुना ही होगा, कलयुग में कल्कि जी आएंगे अवतार लेकर, और वो वैष्णो माँ से शादी भी करेंगे। वैष्णो माँ के ऊपर भी बड़ी कंफ्यूजन है लोगों को लगता है जो वैष्णो देवी पे हम दर्शन करते हैं वो वैष्णो माई है। नहीं, वैष्णो माई तो अंदर गुफा में तपस्या कर रही हैं। उनको बचाने का काम वो 3 पिंडियां, माँ सरस्वती, माँ देवी, माँ काली। ये इंटरेस्टिंग था सर, इसके बारे में कुछ बताइए। सबको पता होगा, मुझे मालूम है सबको पता होगा, बहुत ज्ञान भरे लोग हैं कि 10वें अवतार कल्कि अवतार लेंगे और वो एक कली नाम का राक्षस है उसका विनाश करेंगे। पर ये कहाँ से आई, ये वैष्णो माता की कहानी, इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। ये वैष्णो माई जो है ना, जब हमने सुना था कि ये वो भैरव, एक भैरव था जी, ये राक्षस वाला जी, ये वो भैरव नहीं है, वो मानस पुत्र भैरव अलग हैं, जो हमारे शिव के अंश हैं। ठीक है, भगवान शिव के अंश हैं। लेकिन ये भैरव था जो राक्षस, जो माँ वैष्णो के पीछे पड़ गए थे। और यहाँ पर गलतफहमी ये है कि उन सबको ये लगता है कि माँ वैष्णवी एक्चुअल में दुर्गा माँ है। ऐसा नहीं है। माँ वैष्णवी तो अंदर तप कर रही हैं, दुर्गा माँ ने तो उन्हें प्रोटेक्ट किया था, और जो 3 देवियां वहां पे पिंडी स्वरूप है वो प्रोटेक्ट कर रही हैं। जब कल्कि जी अवतार लेंगे तब माँ वैष्णो अपनी तपस्या से छोड़ के आएंगी और तब उनके साथ विवाह करेंगी। तो अभी मतलब आप कह रहे हो कि माँ वैष्णो देवी अभी तपस्या में नील है? बिल्कुल। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग था, ये मुझे भी नहीं पता और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। क्या कुछ बता सकते हैं कहाँ पर हैं, कहाँ अपनी तपस्या कर रही हैं? देखिए आपने सुना ही होगा एक गुफा होती है वैष्णो देवी में अंदर, जी, ठीक है, तो उस गुफा के अंदर वो अपनी तपस्या कर रही हैं, बिल्कुल डीप गुफा में जाकर, जहाँ वैष्णो देवी का मंदिर है, जहाँ वैष्णो माई का मंदिर है, जहाँ पिंडी स्वरूप है, वहां पर एक गुफा है जिसके बारे में आपने सुना होगा कि सिर्फ फरवरी में, और वो भी लिमिटेड समय और लिमिटेड टाइम के लिए खुलती है। तो मतलब वैष्णो देवी माता अभी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। यस, ये तो बहुत ही कमाल है।
तभी तो वो ऊर्जा, वो पावर, वो पॉजिटिविटी। कभी जाइए वैष्णो देवी। अब वैष्णो देवी जाने का मतलब ये नहीं है कि वहां पर जाने का, देखिए माई है वो तो कहीं भी बैठ सकती थी, गुफाएं तो कहीं हैं, पर ऊपर बैठने का भी एक कर्तव्य है। जितने लोग घोड़े लेकर, हेलीकॉप्टर लेकर जाते हैं, चलो उम्र का लिहाजा है तो एक अलग बात है, यंगस्टर्स जाते हैं तो सोचने का विषय है। क्यों? क्योंकि माई इतनी ऊपर इसलिए नहीं बैठी हैं, वो आपको एक माइंडसेट देना चाहती है। माइंडसेट क्या है पता है? जब हम शुरू करते हैं ना किसी भी चीज़ को, लाल किताब को मैं आपको एक बात बताता हूँ, लाल किताब भी बहुत ही कमाल का क्लियरिटी माइंडसेट देती है इंसान को। अब उस क्लियरिटी की मैं यहाँ पर भी बात करूंगा कि जब भी हम कोई कार्य को शुरू करते हैं, हमें ऐसा लगता है पहाड़ बराबर, अरे यार कैसे होगा, कैसे हम वहां तक पहुंचेंगे, कैसे हम करेंगे, क्या होगा, पहाड़ बराबर, लेकिन लगता है करना तो है ही। तो जब हम पहाड़ पे चढ़ाई शुरू करते हैं ना, हमें लगता है कितनी कठिन चढ़ाई है, कैसे चढ़ेंगे, लेकिन हमारे दिमाग में ना सिर्फ एक टारगेट होता है, पहुंचना है माई के माता के दर्शन करने। तो हम अपने जनरल लाइफ में वो चीज़ क्यों अडॉप्ट नहीं करते? हम भटक क्यों जाते हैं अपने विजन से, और फिर बोलते हैं ईश्वर ने मेरे नसीब में अच्छा कर्म नहीं लिखा है, मेरे नसीब में प्रोफेशन नहीं लिखा। हम खुद ही भटक जाते हैं। तो ये चीज़ भी हमें माइंडसेट दे रही है। माता अपने पास बुलाती तो है, लेकिन इंसान का माइंडसेट चेंज करने के लिए, क्योंकि जब हम चढ़ाई शुरू करते हैं हमारे पास विजन होता है, हम वहां तक पहुंचेंगे। मेहनत लगती है, कष्ट लगता है, दुख होता है, दर्द होता है, पैरों में छाले भी पड़ते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा विजन बहुत स्पष्ट था और हम पहुंच के रहते हैं, और अब क्योंकि हमने निर्णय कर लिया था, हम पहुंच जाते हैं। बस यही चीज समझाने के लिए मानो माई इतनी ऊपर बैठी है। और जिस दिन आपने इस बात को समझ लिया ना, उस दिन आपको जीवन का आधार समझ आ जाएगा। कभी भी कठिनाइयों से डरो मत, विजन बना लो और मार्ग पे तर चलते जाओ, माई हमेशा आपकी मदद करेंगी। जरूर। अभी आपने विष्णु भगवान के बारे में बता दिया, वैष्णो माता के बारे में बता दिया, तो आप उस कली राक्षस के बारे में भी बता दीजिए कि वो क्या है और कैसे, क्यों उनका युद्ध होने वाला है। मतलब देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो कल की अवतार हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसके बारे में इंटरनेट पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हैं ऑलरेडी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा टॉपिक रह गया है जिसके ऊपर हम बहुत ज्यादा चर्चा कर सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें और हैं। जैसे हम लाल किताब की बात कर रहे थे ना, लाल किताब पे चलते हैं। कारण ये है, देखो मैं बताऊंगा वही चीजें होंगी, ठीक है, सेम चीजें होंगी। ठीक है, तो लाल किताब, अभी आपने जैसे बताया कि लोगों का फिर ये क्यों भ्रांति फैलाई है कि ये लाल किताब रावण के खून से लिखी है, ये बात कहाँ से आ गई? अब देखिए, किसी की सोच को आप रोक नहीं सकते, आप किसी के बोलते का मुंह नहीं पकड़ सकते। ठीक है, ठीक है। तो लोग 10 लोग हैं, 10 बातें हैं। रावण के 10 मुंह थे, 10 बातें थी, वैसे ही 10 लोग हैं, 10 बातें हैं। ठीक है। तो आप किसी की बात को वो नहीं कर सकते। लोग अपनी अपनी साइंस डालते हैं, ठीक है, अपने अपने क्रिएशंस करते हैं, अपना अपना अनुमान लगाते हैं, पर मैं ये मानता हूँ ऐसा नहीं है। रूपचंद जोशी जी के सपने में पंडित जी आते थे, एक पंडित जी भी रूपचंद जोशी जी पंडित जी ही हैं, लेकिन उनके सपने में भी एक गुरु आते थे उनके, जो उन्हें लाल किताब के बारे में ज्ञान देते थे। और एक कमाल की बात बताऊं जी, जितने भी लोगों को ये लगता है ना लाल किताब आज के डेट में वो पढ़ लेते हैं अलग अलग तरीके से, नए नए तरीके से लाल किताब पढ़ लेते हैं। उन्हें लगता है कि जो लाल किताब है, मान लीजिए कोई नया क्रिएटर आया, उसके अकॉर्डिंग उसने बना दिया, और हमें लगा लाल किताब तो टोना टोटका करवाती है। प्लीज़ ये अंधविश्वास ना फैलाएं, और प्लीज़ इस अंधविश्वास से बचें। लाल किताब कोई टोना टोटका का विषय नहीं है। लाल किताब तो समझने का विषय है, और इतना कमाल का विषय है कि अगले कुछ क्षण में, कुछ मिनटों में, या कुछ 15, 20, 25 मिनट में मैं इस टॉपिक पे भी आऊँगा, कैसे लाल किताब से निवारण किए जाते हैं, बड़े से बड़ा निवारण। हो सकता है किसी के लिए इन्फॉर्मेशन इतनी कमाल की हो, किसी को कैंसर की दिक्कत हो, और एक ऐसा उपाय बताऊंगा, चमत्कारी उपाय, ग्रहों से अगर कीमोथेरेपी नहीं हुई ना, तो कैंसर से भी इजाद पा सकते हो। इतने कमाल का उपाय बिल्कुल बताइएगा सर। लाल किताब से निकला उपाय बताइएगा सर, बिल्कुल बताइएगा। अभी आएंगे उस पे भी, जब लाल किताब को थोड़ा समझेंगे। जी जी। खैर, लाल किताब रूपचंद जोशी जी के सपने में गुरु आते थे, और वो उनको बताते थे और वो उन्हें पढ़ाते थे। जब सुबह वो उठते थे रूपचंद जोशी जी, तो वो क्या करते थे, उस किताब को
पूरा का पूरा लिखते थे। इसी कारण लाल किताब कैटेगराइज नहीं बनी कभी भी। जो पहली किताब थी, जो जिसके 2 भाग थे, उन किताबों में जो मैंने बताया था आपको, जैसा कि उर्दू में, फारसी में सॉरी लिखी गई थी मोस्टली, तो उसमें ना कैटेगराइज नहीं था। मतलब कि आज प्लेनेट की बात हो रही है, प्लेनेट को छोड़ के एकदम से फिर उपाय की बात हो गई, क्योंकि जैसे जैसे स्वप्न दिखते थे वो वैसे वैसे लिखते चले जाते थे। और कमाल की बात तो ये थी कि उनके नहीं, उनके फैमिली मेंबर के सपनों में आकर भी बताया जाता था। अच्छा। और वो सुनते थे, जब बोलते थे यार आज सपना नहीं आया, और वो उनके बेटे या फिर फैमिली में किसी मेंबर के नींद में आया, सपने में आया, उन्होंने देखा, उन्होंने बताया, फिर उन्होंने लिखा। क्या बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है सर ये तो। और लाल किताब से मैं अभी जानना चाह रहा था कि अब हमारे पास एस्ट्रोलॉजी है, हमारे पास न्यूमरोलॉजी है, हमारे पास रमल शास्त्र भी है, अब हमें लाल किताब की ज़रूरत क्यों पड़ गई? देखिए, ये विज्ञान है तरह तरह के। ज़रूरत, आपको सीधी सी बात बोलता हूँ कि जो ये भविष्य देखने वाली गणना है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप हो, मैं हूँ, ये लोग हैं, हम सब इच्छुक हैं जानने के लिए भविष्य में क्या होगा। सब इच्छुक हैं, चाहे तो केपी एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे भृगु नाड़ी हो, चाहे लाल किताब हो, चाहे पराशरी हो, चाहे आपकी और भी फर्दर संहिताएं हो, जैसे जमुनाय सूत्र है, योगिनी दशा है, चर दशा है, बहुत सारे सूत्र हैं हमारे पास, बहुत सारे। ठीक है, तो हमारे पास टूल्स बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो इंटरेस्ट है ना, ये कभी ख़त्म नहीं होता भविष्य जानने का। तो समझ लीजिए ये भी भविष्य जानने का टूल है। और लाल किताब की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? मोहित जी, ये बात आज और इसी क्षण अपने दिमाग में बैठा लेना, अगर पूरे ब्रह्मांड में आपकी मटेरियलिस्टिक डिजायर कोई संपूर्ण कर सकता है तो वो सिर्फ लाल किताब है। कैसे? हर तरीके से उपाय। अब खाली उपाय का विज्ञान नहीं है ये इतना कमाल का विज्ञान है, इतना। इसमें क्या होता है, इसमें हम बोलते हैं काल पुरुष कुंडली। नॉर्मली जो हमारा वैदिक होता है ना, उसमें हम बोलते हैं कि जो कुंडली के 12 घर होते हैं, उनमें राशियां आके गिरती हैं। अब आप बोलेंगे सर 12 घर 12 राशियां आके गिरती हैं, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। चलो अपने तरीके से समझाते हैं। मान लीजिए आपके पास एक प्लॉट था, कितने गज का? 360 गज का एक प्लॉट था। अब आपको पता चला कि उस प्लॉट की प्लॉटिंग होनी है, 12 लोगों ने बोला है हमें घर खरीदना है। तो सीधी सी बात है, जो प्लॉटिंग होगी वो कैसी होगी? 12 पार्ट में अगर प्लॉट करोगे, 360 को 12 से डिवाइड किया तो 30 गज का एक प्लॉट बना। आपने बोला भाई 30 गज का एक प्लॉट काट दिया है, लेकिन जो 12 लोग हैं उन्हें आना पड़ेगा हमारे पास। किसके लिए? हम बोली लगवाएंगे। जो पहले घर की बोली लगाएगा वो घर उसका। अब क्या होता है, जब बोली लगाते हैं ना, तो बोली में नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है। मुझे मोहित जी के घर पहुंचना है, तो मोहित जी के घर का एक एड्रेस होगा, उस एड्रेस में एक नंबर होगा, जिस नंबर से मुझे पता चलेगा। अगर मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो रोल नंबर होता है, उस रोल नंबर से पता चलता है ना कि मतलब ये मोहित जी हैं, और तो कोई डेटा नहीं है ना। तो ऐसे ही जो नंबर होता है, नंबर से पता चलता है इस प्लेनेट का है। अब पहले घर का मान लो ऑक्शन हुआ, पहले घर का ऑक्शन हुआ, और उस ऑक्शन में मंगल ने बोली लगाई, 8 नंबर का अपना स्टिकर काट दिया। तो हम बोलेंगे पहले घर का मालिक कौन हुआ? वो 8 नंबर का स्वामी। तो ऐसी कुंडली में 12 घर होते हैं, तो फिर 8 9 10 11 12 13 12 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे फिक्स हो जाते हैं फिर। ठीक है, तो पता चलता है मान लो चौथे घर में 10वां नंबर पड़ा है, तो आज वो 10वां घर नहीं हुआ, वो मालिक हुआ चौथे घर का। और जो 10वीं राशि होती है, मकर राशि शनि की होती है, तो उस घर का मालिक शनि बना। लेकिन लाल किताब थोड़ी विभिन्न है। लाल किताब बोलती है बाय डिफॉल्ट जो पहला घर है वो पहला ही होगा, उसमें कोई और दूसरी राशि नहीं गिरेगी, जिसे हम काल पुरुष कुंडली बोलते हैं। ठीक है, तो अब दरअसल क्या है कि इस काल पुरुष की कुंडली की खासियत है, एक तो है टक्कर जी। टक्कर होता है, बुनियाद होता है। हर घर से 5वां घर उसकी बुनियाद है, हर घर से 8वां घर उसकी टक्कर है, जो नेगेटिव इफेक्ट देता है। फिर दृष्टि होती है, नॉर्मली हम बोलते हैं ग्रहों की दृष्टि पर कमाल तो ये है कि लाल किताब के अंदर घरों की दृष्टि होती है, ग्रहों की नहीं। तो घरों की दृष्टि, ग्रहों की टक्कर, ग्रहों के एनालिसिस को देखकर हम इतनी छोटी से छोटी चीज़ बता सकते हैं। जैसे कि मैं अपने बहुत सारे केस स्टडी शेयर करता हूँ। एक बार एक व्यक्ति आया, अब सब छोड़ो, व्यक्ति छोड़ो, मैंने जो आपको प्रेडिक्शन बताया था, अगर आप लोगों ने पॉडकास्ट देखा होगा तो मैंने जिक्र किया था कि मैं एक शख्स से मिला था, अभिषेक वालिया।
हाँ मैंने अभिषेक उनसे एक वाले। बात बोली थी कि आपके घर में साउथ डायरेक्शन में एक नीले रंग का हेलमेट टूटा हुआ पड़ा है। जी जी जी, हमने लास्ट वाले पॉडकास्ट में बात करी थी। वो कैसे पता चला? इस विज्ञान से। अच्छा, लाल किताब से। ओह। जी, इसलिए बोलता हूँ ज्योतिष विज्ञान तो हर जगह काम करता है। कहा जाता है लाल किताब में हर सवालों के जवाब पहले से ही लिखे हुए हैं। देखिए, ज्योतिष विद्या पूरी संपूर्ण है। हर एक विद्या में सवालों के जवाब पहले से लिखे हुए हैं, ठीक है। पढ़ने वाला आना चाहिए। ऐसे है। तो हमारी एक थंब नाड़ी करके एक होता है जिसमें हम थंब इंप्रेशन देते हैं और सामने वाला आपका भूत भविष्य वर्तमान, आपकी बीवी का नाम, आपके बच्चों का नाम, बच्चे कब होंगे, किस दिन होंगे, आपकी उम्र कितनी रखी है, सब बता सकते हैं। एक होता है अगस्त्य नाड़ी, खाली पान के पत्तों से यह बताया जा सकता है कि इस दिन आपको बीमारी होगी, ये बीमारी होगी, हृदय में छेद हो सकता है आपके, ठीक है, इतनी छोटी से छोटी चीज है, घर में अभी ये कलेश चल रहा है, इतनी छोटी से छोटी चीज है। तो लिखा हुआ तो मतलब सब जगह है, तभी हम इसको बता पा रहे हैं। अगर लिखा नहीं होता तो हम इसे बता नहीं पाते, है ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि लिखा हुआ सब विज्ञानों में है, लेकिन लाल किताब बहुत स्पष्ट है। अगर आपने लाल किताब समझ ली ना, तो जीवन में कोई ऐसा सुख नहीं। मैटेरियलिस्टिक चीजों की बात कर रहा हूं मैं, अध्यात्म की नहीं। मैटेरियलिस्टिक चीज है, यानी पैसा अगर आपको वाकई में कोई दे सकता है ना वास्तु के बाद, तो वो लाल किताब है। पैसा कैसे देगा सर, पैसा लाल किताब, ये भी बता दीजिए फिर। चलिए जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, पैसों का जो कारक माना गया है वो दो कारक होते हैं। एक तो होता है कैश फ्लो, और एक होता है कैश लिक्विडिटी जी, कैश इन हैंड जी, ठीक है। मोहित जी, मैंने अक्सर लोगों को एक गलती करते देखा है, सब करते हैं, शायद आप भी करते हैं, शायद ये लोग भी करते हैं। मेरे पास अक्सर लोग आके ये बोलते हैं, सर पैसा नहीं टिकता, कैसे टिकाएं? अरे जिस चीज की नियत ही नहीं है टिकना, आप उसे कैसे टिका सकते हैं? चंद्रमा फ्लो का कारक है। चंद्रमा फ्लो का कारक इसलिए है क्योंकि पानी को दर्शाता है, और वो भी इसलिए क्योंकि चंद्रमा की जो ग्रेविटी है वो पानी को कंट्रोल करती है पृथ्वी पर, और इसीलिए हम बोलते हैं चंद्रमा पानी को कंट्रोल करता है। और पानी का काम क्या है? निरंतर फ्लो होना। क्या आप पानी को मुट्ठी में बांध सकते हो? बिल्कुल नहीं। तो पैसों को रोकने की कोशिश क्यों करते हो? पैसा नहीं रुकेगा, पैसे की नियति ही नहीं है रुकना। अगर आपने पैसा रोक लिया हो तो खाओगे क्या? जी बिल्कुल। क्या आप पैसा अपने पास होल्ड करके कुछ खरीद सकते हो? अपने लिए खाना खरीद सकते हो? अपने लिए गेहूं खरीद सकते हो? तो जिस चीज की नियति ही नहीं है उसको आप क्यों बोलते हैं कि कब कैसे रुकेगा? किसी पंडित जी के पास चले जाओ, हुआ कोई पोंगा पंडित, तो छूटते ही बोलेगा आपके पास पैसा नहीं रुकता। गुरुजी, तो आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई, तुम पैसा तो कमाते हो पर खर्च हो जाता है। गुरुजी, आपने मन की बात कर दी, आज से सब कुछ आपका जी, मैं भी आपका, मेरा पैसा भी आपका जी। बताओ गुरुजी क्या करना है? कुछ नहीं जी, मुझे दिख रहा है आपको ना 25,000 की एक पूजा करवानी चाहिए। हाँ, होता है ऐसा, बिल्कुल। जिस चीज की नियति ही नहीं है उसे कैसे रोक लोगे? मृत्यु को टाल सकते हो? बिल्कुल नहीं। नियति ही नहीं है। तो पैसे की नियति रुकना नहीं है, पैसे की नियति फ्लो होना है। आपको ये पता होना चाहिए पैसा फ्लो कहाँ करना है। सही दिशा में फ्लो किया तो वापस आएगा, वापस डबल आएगा। हाँ। कुंडली में चंद्रमा लाल किताब के अनुसार कैश फ्लो दिखाता है। अच्छा, ये 12 घर होता है ना, तो हर एक घर किसी का पक्का घर होता है, किसी ना किसी ग्रह का। जैसे हम बोलते हैं लगन जो होता है वहां पर सूर्य उच्च का होता है, बृहस्पति का पक्का घर हो गया। सूर्य बृहस्पति का भी हम इसको पॉजिटिव मानते हैं। दूसरा घर जो होता है कुंडली का, वो बृहस्पति का पक्का घर होता है। तीसरा घर जो होता है वो मंगल का पक्का घर होता है। चौथा घर जो होता है चंद्रमा का पक्का घर होता है। पांचवा घर सूर्य और बृहस्पति दोनों का पक्का घर होता है। छठा घर केतु और बुध इन दोनों का पक्का घर होता है। सातवां घर सातवां घर शुक्र और बुध का पक्का घर होता है। आठवां घर मंगल और शनि का पक्का घर होता है। नवा घर आपका जो होता है वो होता है पक्का घर बृहस्पति का। 10वां घर शनि का पक्का घर। 11वां शनि प्लस बृहस्पति का पक्का घर। और 12वां घर होता है बुध प्लस राहु का पक्का घर। अब इनके एनिमी प्लैनेट जब यहां पर आके बैठते हैं तो इनको दिक्कत आती है। जैसे चंद्रमा का पक्का घर चौथा माना गया और चंद्रमा का जो एनिमी प्लैनेट माना गया जैसे शुक्र, ठीक। जैसे शुक्र आके यहाँ पर बैठ जाए या फिर चंद्रमा किसी शुक्र के या पीड़ित स्थान पे जाकर बैठ जाए, चंद्रमा आपको बताएगा कुंडली में फ्लो कहाँ से आएगा। अब मैं आपको फ्री में
एक ऐसा ज्ञान देने वाला हूँ, यकीन मानिए जितने भी लोग हैं ना, जितने भी लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रहा है, सिर्फ ये फॉलो कर रहे हैं ना अगले 43 दिन तक बस। चंद्रमा अगर लगन में बैठा हो, फर्स्ट हाउस में बैठा हो, तो करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ एफर्ट से ही पैसा आएगा। अपनी सेहत का ध्यान रखें, पैसा अपने आप आएगा। ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, पैसा की ब्लॉकेजेस खुलेंगी। पानी पीने से? बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, पैसे की ब्लॉकेजेस खुलेंगी। चंद्रमा दूसरे घर में बैठा है, सिर्फ तिलक करना शुरू कर दो कच्चे दूध का अपने माथे पे, और शिव परिवार घर में मत रखो। अगर कैश फ्लो चाहिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है चंद्रमा है, क्योंकि और दूसरा घर जो होता है वाणी का होता है, स्पीच का होता है। स्पीच करना शुरू करो, अपनी स्पीच इंप्रूव करो, यू विल सी द मैजिक। दूसरा अगर फैमिली का होता है, अपनी फैमिली से अच्छे टर्म्स रख लो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने भर से पैसा आने लगेगा, ब्लॉकेजेस आने लगेंगी। मोहित जी, परेशानी पता है क्या है? एक नाली है जो निरंतर बह रही है, एक नाली है जो बहुत ही निरंतर बह रही है और बहुत अच्छा पानी, साफ पानी बह रहा है, मानो इतना साफ कि उसे पिया जा सके। पर क्या हुआ, उस नाली में एक ब्लॉकेज आ गया। अब वो पानी इकट्ठा होता रहेगा, एक टाइम ऐसा आएगा पानी सड़ने लगेगा, वहां पर कीड़े बढ़ने लगेंगे और वो पानी गंदा होता जाएगा। ब्लॉकेजेस इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी कि वो नाली पूरी चौक हो जाएगी जी। हमारा दिमाग, जो फ्लो है ना पैसों का, जब बंद हो जाता है ना तो हमारा दिमाग चौक हो जाता है। नेगेटिविटी इतनी बढ़ जाती है कि हम उसके ऊपर जा ही नहीं पाते। दिमाग काम करना ही बंद कर देता है, काम करना बंद कर देता है। हम उससे ऊपर कुछ सोच ही नहीं पाते। सही बात। पैसा 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 कैसे आएगा? आपके सामने 1000 रास्ते होंगे पर आप देखोगे ही नहीं। क्यों? झटके से पैसा आएगा, तभी परेशानी ठीक होगी। और फिर किसको बोलते हैं, किसको कोसते हैं? ये भगवान तूने मेरे का हाथ में पैसा नहीं दिया। अरे मत कोसो उसे, गलती आपकी है। दूसरे घर में है ना तो फैमिली से टर्म्स अच्छे रखो। तीसरे घर में है ना तो आपकी कम्युनिकेशन से, ट्रैवल से पैसा आएगा। ट्रैवल, द मोर यू ट्रैवल द मोर यू अर्न। जितना ट्रैवल करोगे उतना कमाओगे। और अगर ट्रैवल नहीं कर सकते तो वार्तालाप, कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी इंप्रूव करो, मार्केटिंग करो। जितने लोग ये MLM वाले हैं ना जी, जिनकी साबुन की टिक्की में जगुआर निकलती है जी, बिल्कुल सही बात है, वो अगर ऐसी फील्ड में जाए तो पैसा आ जाएगा जी। ठीक है, चलिए फोर्थ हाउस जो होता है वो माता का होता है। माता के पैर छुओ, पीठ पे थपथपी लो, ब्लॉकेजेस खत्म होगी। चतुर्थ भाव चंद्रमा का खुद होता है। चंद्रमा को देखो रात को या पूर्णमासी के चंद्रमा को घूरो 2 मिनट तक, और उसके बाद आंख बंद करो और अपना जो केंद्र है, सेंटर है, इसमें अनुमान लगाओ कि चंद्रमा अभी भी आपके सामने विजुअलाइज हो रहा है। त्राटक बोलते हैं इसे, ठीक है, मून त्राटक। ये करो, पैसे की ब्लॉकेजेस खत्म होगी। जिसका चंद्रमा पंचम भाव में बैठा है, क्या करना है? स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो जाओ, पैसों की कमी खत्म होगी, क्योंकि पंचम भाव स्पोर्ट्स से, ब्लॉकेजेस खत्म हो जाएंगी आपकी, आपके पास आइडिया आने लगेंगे। छठा घर डिसिप्लिन का है। आज कोई ना कोई टाइम टेबल फॉलो कर लो, डिसिप्लिन फॉलो कर लो, मैं लिखित में गारंटी देता हूं आपकी मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। 7वां घर बिजनेस का है। अब बोले बिजनेस कर लो, भाई मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। दिक्कत यहीं पर आती है, लोग घरों को समझते नहीं है। 7वां घर आपका पैसों से अलावा इंटरेक्शन का है। नए लोगों से मिलना शुरू कर दो, यकीन मानो फाइनेंशियल इश्यूज आपके पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। कितना खर्चा हो रहा है मोहित जी इसमें? 1, 2, 3 या कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं सर। ये तो कर ही सकता है ना कोई व्यक्ति परेशान से परेशान। बिल्कुल सर। एक चीज़ मैं माफ़ कीजिएगा, मैं बीच में रुक रहा हूँ। आपने कहा कि जिसका घर चंद्रमा के 5वें भाव में बैठा है, अब उसे कैसे पता लगेगा कि मेरा जो है चंद्रमा के 5वें भाव में बैठा है, 7वें में बैठा है? ये कैसे? इसके 2 तरीके हैं। या तो आप एस्ट्रोसेज पे जाइए और अपनी टाइम, डेट ऑफ बर्थ, कुंडली डाल दीजिए। ठीक है। और जो घर होते हैं ना, बॉक्सेस होते हैं। सबसे पहले डायमंड चार्ट होता है, तो बॉक्स नंबर 1 होता है। फिर उसके बाद बाउंड्री, दीवार होती है ना, तो जहां से उस दीवार को मतलब एक घेरा, मान लीजिए ऐसा घेरा बनेगा, ये घर नंबर 1 होगा। फिर आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है। ठीक है। बॉक्स नंबर 1 हुआ, फिर अगला बॉक्स V शेप में आ जाएगा, बॉक्स नंबर 2, उसका घेरा देख लो जहां तक है। फिर उसके अगला जो घेरा होगा वो घेरा नंबर 3, उसके अगला घेरा नंबर 4, यानी बाउंड्री नंबर 4 बोल लो, हाउस बोल लो, घर बोल लो, बॉक्स बोल लो, घेरा बोल लो। तो चंद्रमा देखो किस घेरे में जाकर बैठा है। ठीक है, इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। नहीं तो किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ सकते हैं मेरा चंद्रमा कहाँ बैठा है। खुद घर पे बैठ के बना सकते हैं क्या इसको? एस्ट्रोसेज पे बन जाता है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो एस्ट्रोसेज का। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो
जी आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल। अगर चंद्रमा अष्टम में बैठा है, जी। अब चंद्रमा का अष्टम का भाव तो ये बोलता है कि व्यक्ति जो है ना इलेजिमेट मनी या फिर नंबर 2 का पैसा कमाता है, अंडर द टेबल पैसा कमाता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते, तब भी मनी की ब्लॉकेजेस आ रही हैं, तो अष्टम भाव शमशान का है। शमशान से पानी लेकर आओ, जल, और अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में रखो, पैसों की ब्लॉकेजेस खत्म हो जाएंगी। शमशान से जल लेकर आओ, और उस जल को लाने का कोई समय कुछ नहीं है, सोमवार वाले दिन ले आइए, सुबह 5:30 से 4:30 के बीच में। और क्योंकि जितने भी उपाय होंगे इसी बीच में होते हैं, और वो जो जल है ना वो अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखें। इसे कोई भी कर सकता है, मेल फीमेल बच्चा कोई भी, ठीक है। ठीक है। अगर 90 में है, दिक्कत आ रही है, धार्मिक चीजों से जुड़ो, धर्म से जुड़ो, पिता से आशीर्वाद लो। ठीक है। 10वें घर में बैठा है तो अपना ना सोच का दायरा बढ़ाओ, नेम फेम मतलब अपना स्टेटस बढ़ाओ, अच्छे लोगों के साथ रहो। द मोर, जितना आपके पास स्टेटस रहेगा उतना आपके पास वेल्थ आएगी। ठीक है। 10वां घर जो होता है वो गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट के थ्रू आ सकता है। ब्लॉकेजेस आ रही हैं तो अपने प्रोफेशन को देखो और चापलूसी मत करो। 11वां घर मित्रों का होता है, 11वां घर सोसाइटी का होता है, एनजीओ का होता है, क्लब का होता है, इसके माध्यम से पैसा आ सकता है। लेकिन 11वां घर इच्छाओं का होता है। जितने लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मानते हैं या नहीं मानते, पर अगर आपका चंद्रमा 11 में बैठा है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आज से मानना शुरू कर दो, क्योंकि आपके साथ पैसा तभी आएगा जब आप मैनिफेस्ट करेंगे। आप मानते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को? भाई मैं तो बोलूँगा, मैं तो मानता हूँ, पर कुछ लोग बोलेंगे सर आप तो बोलेंगे ही, आप मानेंगे। मेरे ख्याल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है हर विज्ञान की तरह। आपके लिए अगर काम नहीं कर रहा तो उसका मतलब आज ये नहीं कि वो विज्ञान नहीं है, वो काम नहीं करता। कारण ये है, आप अगर आज ग्रेविटी को मानने से इनकार कर दें और आपको ऊपर से नीचे फेंका जाए तो आप उड़ोगे नहीं, गिरोगे तो नीचे। तब यकीन हो जाएगा, तब यकीन हो जाएगा कि काम करता है या नहीं। जी। चलिए, तो 11वें घर में हमने बताया मित्र की सहायता से हो सकता है, साथ साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्ट करो, जो चाहिए ना उससे हार मत मानो। और 12वां घर आता है, 12वें घर के लिए बड़ी कमाल की चीज है, डोनेशन। दान करो। किसका दान करो? छोटी से छोटी चीज का। 10 रुपए कमा रहे हो तो एक दान करो, जो सामर्थ्य है। 12वें घर से अगर बहुत आसानी से पैसा चाहिए ना, चंद्रमा 12 में बैठा है, पैसा नहीं आ रहा, मोहित जी मैं ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर करके दे सकता हूं। एक नहीं, 1000 लोगों की लाइफ के स्ट्रगल्स खत्म हुए हैं इस उपाय से। पता है क्या है उपाय? क्या उपाय सर? YOGA, योगा। अच्छा, योगा से होगा? योगा से ही होगा। 12वें घर में चंद्रमा है तो योगा से ही होगा आपका कैश फ्लो पूरा। क्यों? क्योंकि जो योगा है ना वो 12वें घर का ट्रेट है। मेडिटेशन, योगा 12वें घर का ट्रेट है। अगर ब्लॉकेजेस आ रही हैं तो योगा और मेडिटेशन करना शुरू कर दो। मैं वो गारंटी लेता हूं ना, आपका कैश फ्लो ज्यादा लंबा समय नहीं, मुश्किल से मुश्किल 10 दिन करना शुरू कर दो। 11वें दिन मेरी सोशल मीडिया पे ढूंढते हुए मुझे आओगे, इस बात की श्योरिटी देता हूं मैं। क्या बात है। तो सर नहीं तो मोहित जी के पास आओगे, मोहित जी बताओ पैसा आना शुरू हो गया है, कहाँ है वो संस्कार जी? मैं तो भेज दूंगा सर के पास। तो सर अब ये भी बता दीजिए, योगा है तो फिर कौन सा योगा करना होगा? मेडिटेशन कौन सा करना है? मेडिटेशन करो, जो भी आप में आनंद आ रहा है। योगा करो जिसमें आनंद। योगा तो एक ही प्रकार की है ना, कुछ होता है ना वो बैठ के आसन। हाँ आसन, कुछ अलग अलग बहुत सारे आसन होते हैं, कुछ कपालभाति है, कुछ और। करो बस, ठीक है, कुछ भी करो, नियम बनाओ 43 दिन का, करो बस, ठीक है, ब्लॉकेजेस खत्म। ठीक है सर। पैसा आ गया, अब चाहिए हेल्थ, अच्छी हेल्थ। लाल किताब में अच्छी हेल्थ के लिए क्या उपाय बताया गया है? लाल किताब में अच्छी हेल्थ, अच्छी सेहत जी। देखिए, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि उपाय मेरा है जी, पर मैं ये ज़रूर बोलूँगा जिनका है, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। हमारी बात हो रही थी, बात बात में निष्कर्ष पे पहुँचे थे, और हम लोगों ने जब वार्तालाप की थी तब ये बात निकल के आई थी। तो बोलते हैं ना कि जो उत्पत्ति होती है कैसे होती है किसी चीज़ की, जब दो लोग बात कर रहे होते हैं तब उत्पत्ति निकल के आती है, आउटपुट निकल के आता है। सुनिएगा ध्यान से, सभी सुनिएगा। हेल्थ, हेल्थ को अगर आपको बोलते हैं ना हेल्थ इज़ अ रियल वेल्थ, ऐसा तो चलो ठीक है, लेकिन हेल्थ को अगर आपको इम्प्रूव करना है तो हेल्थ का जो घर होता है छठा घर होता है। यानी कि कुंडली में छठे घर में दोष है। छठे घर में दोष के साथ साथ हम ये भी बोलते हैं कि व्यक्ति के, हमारी डायरेक्शंस होती हैं 4 डायरेक्शन, तो साउथ वेस्ट में भी दोष हो सकता है। ठीक है। साउथ वेस्ट में टॉयलेट हो सकता है। अगर साउथ वेस्ट में टॉयलेट है
मैं मानता हूँ कि जीवन में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आएगी, ना तो स्टेबिलिटी आएगी, बीमारियां लगी रहेंगी, कुछ ना कुछ लगा रहेगा, लिटिगेशन, बीमारी, स्टेबिलिटी, क्योंकि जो साउथ वेस्ट है वो हमें स्थिरता देता है। और वहीं पर आपने टॉयलेट का काम किया फ्लश करना, जी। स्थिरता को ही फ्लश कर दिया। तो साउथ वेस्ट में वॉशरूम नहीं होना चाहिए। हाँ, अब हेल्थ के कुछ लोग बोलेंगे क्या सर, हेल्थ का जो जोन होता है वो तो हमारा नॉर्थ भी होता है, नॉर्थ ईस्ट भी होता है ना। कुछ लोग बोलेंगे इस चीज़ के लिए, बोलता हूँ बिल्कुल होता है, आई टोटली एग्रीड, वहाँ पर भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए। पर मैं कुंडली के हिसाब से बता रहा हूँ, छठा घर होता है, और जो छठा घर हमारा आता है वो किसके अधिकार में आता है? हमारा छठा घर आता है अधिकार में साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में दोष होगा तो भी ये दिक्कत आती है, ठीक है। इसी के अलावा पैरेलली चलता है, अगर आपके साउथ वेस्ट में दोष है तो ऑटोमेटिकली नॉर्थ ईस्ट में दोष आ गया, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। पैरेलली चलती हैं चीज़ें। तो दोष क्या है? अगर आपने साउथ वेस्ट में कुछ ना कुछ कमी कर दी, वहाँ से गड्ढा कर दिया, फ्लश कर दिया, तो नॉर्थ ईस्ट में आप कुछ ऐसी चीज़ बना लेंगे जो एंटी है। पैरेलली रहता है, मतलब साउथ वेस्ट में अगर कोई दोष है तो नॉर्थ ईस्ट में भी होगा, जो उसके जस्ट अपोजिट पड़ता है। अच्छा, अब सवाल ये भी आता है कि सर कहाँ होना चाहिए फिर संस्कार जी, कौन सा बेस्ट जोन है वॉशरूम के लिए ताकि बीमारियों से बचा जा सके? देखिए फर्दर जगह पर अगर रहता है ना, जैसे कि मैं बोलता हूँ हमारा जो वास्तु पुरुष होता है उसकी एक डायरेक्शन है, तो आपका वॉशरूम जहाँ भी बन जाए गलत जोन में, वो उस पर्टिकुलर एरिया से बॉडी पार्ट में आपको हेल्थ इशू देता है। लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका हो सकता है साउथ वेस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, ठीक है। ये दो जोन्स ऐसे हैं, यहाँ पर आप बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ वॉशरूम बना लिया तो हेल्थ अच्छी रहेगी। ठीक है सर। इसके अलावा मैं जानना चाहूँगा कि बात हो गई हमारी, पैसा हमारे पास आ गया, अच्छी सेहत हमारे पास आ गई, अब आती है रिलेशनशिप। क्या लाल किताब के अंदर अच्छे रिश्तों को लेकर भी कुछ बताया हुआ है कि अच्छे रिश्तों को कैसे ठीक किया जा सकता है, हर चीज खराब रिश्तों को कैसे वो करा जा सकता है? उपाय होते हैं इसमें भी बहुत कमाल के। अगर आपकी मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस है तो उसका कारण क्या? सप्तम भाव एक तो हमारा होता है मैरिज का। अब जो सप्तम भाव होता है पक्का घर होता है किसका? ये पक्का घर होता है बुध और शुक्र का। अगर यहाँ पर बृहस्पति बैठ जाता है तो ये मैरिज लाइफ में बहुत ट्रबल क्रिएट करता है। अब कारण सुनिए, जब यहाँ पर बृहस्पति बैठता है, लाल किताब की प्रेडिक्शन सुनिए, कारण सुनिए, जॉइंट सुनिए, कितना इंपॉर्टेंट है। और लोग बोलते हैं कि ये टेवा तो देखना नहीं चाहिए, टेवा बोलते हैं लाल किताब में कुंडली को। अच्छा, ठीक है, कि टेवा नहीं देखना चाहिए, टेवे से मतलब ये होता है वो होता है, लाल किताब से नहीं दिखवाना चाहिए। लाल किताब तो बहुत भ्रमित करती है। जो लोग ज्ञानी नहीं होते ना, वो चीज़ों को समझते ही गलत है। वही है, आपने भा से भगवान बोला और सामने वाले ने भा से भूत समझ लिया। अब इसमें आपका दोष नहीं है, इसमें उस सामने वाले व्यक्ति का दोष है। ठीक है, ठीक है। तो हुआ क्या, जैसा आपने बताया कि मैरिज लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए मैरिज लाइफ में इश्यू, तो मान लीजिए जुपिटर बैठ गया 7th में, तो हुआ क्या कि जो जुपिटर है वो नॉलेज देता है, वो प्रॉस्पेरिटी देता है। व्यक्ति जरूरत से ज्यादा स्पिरिचुअल होगा, परेशानी आ रही होगी तो, ठीक है, स्पिरिचुअल होगा, घंटी बजा के पूजा करेगा, घर में मानो इतने सारे भगवान की मूर्तियां रखी होंगी, स्टैचूज। और फिर आप उससे पूछेंगे ना, उससे एक बात पूछना कि आपके किसी कबर्ड के पीछे खाली स्पेस में कोई धार्मिक ग्रंथ भी पड़े हुए होंगे, गिरे पड़े होंगे। अच्छा, और उसके घर में मिलेंगे। सोचो कितनी पिन टू पॉइंट प्रेडिक्शन। बिल्कुल। पर ऐसा क्यों हो रहा है जी? मैंने मैंने बताया था ये पक्का घर होता है शुक्र और बुध का, और शुक्र और बुध दोनों ही एंटी प्लेनेट है बृहस्पति के, दुश्मन। ठीक है। अब जब बृहस्पति यहाँ पर बैठेगा तो बुध को बोला गया है खोखला प्लेनेट। मूर्तियां कैसी होती हैं अंदर से? खोखली। यानी जब बृहस्पति वहां पर बैठा और आपने ज्यादा मूर्तियों को पूजना शुरू करा तो क्या हुआ? बुध मजबूत हुआ। जब बुध मजबूत होगा तो बृहस्पति खराब होगा, और बृहस्पति खराब होगा तो सप्तम भाव की खराबी दे देगा। ठीक है। फिर घंटी बजाते हैं तो कैसी होती है? खोखली। वोकल, उसका जो आवाज आता है वो उसकी खाली एरिया की वजह से ट्रांसफॉर्म होता है ना जी। तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं जब बृहस्पति सप्तम में होता है तो व्यक्ति को पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। नहीं, हम बोलते हैं व्यक्ति को पूजा पाठ सही तरीके से करनी चाहिए, घंटी बजाकर पूजा नहीं करनी, स्टैचूज को नहीं रखना। स्टैचूज को हम सबको मना करेंगे। घर में जितनी ज्यादा मूर्तियां उतनी ज्यादा कष्ट।
क्या कर सकते हैं, जो अगर आपको पूजा करनी है तो जो पोर्ट्रेट्स होते हैं ना, स्वरूप, वो रखें। मतलब इमेजेस से जो प्रिंट आउट होके होता है वो स्वरूप रखें। ठीक है। अच्छा, लाल किताब में अभी अब मेरे को आपने बताया, लाल किताब में ऐसा भी कुछ है कि जिसमें मना किया है कि भगवानों की पूजा नहीं करनी, जैसा भी आपने बोला था? लोग ना इस चीज को लेते गलत है। मैंने आपको क्या बोला यहाँ पर, आपने मेरा कथन सुना क्या? मैंने पूजा करने से मना किया? सही तरीके से पूजा करनी है। सही, एग्जैक्टली। लोग इतने ज्यादा बेवकूफ हो चुके हैं आज की डेट में, और फिर पता है क्या बोलते हैं, तो ग्रंथ ही बेकार है। भाई कोई भी ऐसा ग्रंथ जो आपको पूजा करने से रोके, वो हिंदुत्व ग्रंथ हो ही नहीं सकता। सही बात। और लाल किताब कभी किसी को पूजा करने से नहीं रोकती, लाल किताब कभी किसी को कर्म करने से नहीं रोकती। एक चंद्रमा की कहावत है, जब चंद्रमा छठे घर में चला जाता है, पक्का घर, क्योंकि केतु और बुध का एंटी प्लैनेट है, तो हम ये बोलते हैं कि पानी का दान नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को कष्ट और पीड़ा आती है, तो कुछ लोगों ने बोल दिया कि लाल किताब में तो ये कहा जाता है कोई व्यक्ति अगर मर भी रहा है ना प्यासा, तो उसमें 2 लात और मार दो, लेकिन उसे पानी मत दो। बहुत नेगेटिव कथन हो गया। तो जी बिल्कुल, लाल किताब ये नहीं कहता। लाल किताब कभी कर्म करने से नहीं रोकता, लेकिन लाल किताब ये कहता है किसी अनजान व्यक्ति को पानी सर्व ना करें। अगर उसे वाकई में जरूरत है तो पानी पिलाएं, लेकिन किसी और के माध्यम से, आप अपने हाथ से न दें। आप किसी और को पकड़ा दें, उसे बोल दें वो दे दे, आप पैसा दे दें, बोलते खरीद ले। ठीक है। तो बताओ, आप ही अंधविश्वास नहीं तो क्या? जी बिल्कुल, ये तो अंधविश्वास है। मार्केट में लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं। सर, रिलेशनशिप पे हम बात कर रहे थे, तो कैसे वो उसको फिर ठीक करेगा? अगर रिलेशनशिप को ठीक करना है, सबसे पहले लिमिटेड करवाते हैं पूजा। लोगों के पास कपड़े बहुत होते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि अपने कपड़े दान मत दो, ऐसे ही बदले में कुछ भी अवेज में कुछ ना कुछ ले लो, चाहे 1 का सिक्का, चाहे बर्तन, कुछ भी ले लो। दूसरी चीज हम ये भी बोलते हैं कि जब बुध, क्योंकि खोखला बनता, तो घर में जो मूर्तियां है ना उन्हें कम करो, और स्वरूप जो पोर्ट्रेट्स होते हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा रखो। फिर देखो कैसे मैरिज लाइफ अलाइन होने लग जाती है। ठीक है। तो तरह तरह के प्लैनेट्स तरह तरह की दिक्कतें देते हैं। राहु सप्तम में बैठ जाए, अच्छा, भ्रमित, अब क्या करेगा? या तो इंटरकास्ट शादी देगा जी, इंटर रिलीजियस भी दे सकता है, और सबसे बड़ी समस्या पता है क्या आती है? ये मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स, ट्रबल क्रिएट करता है। हमेशा पार्टनर को ये लगेगा कि मेरे वाले पार्टनर का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। अच्छा, सॉल्यूशन, राहु भ्रम है, और ऐसा भ्रम जो पूरे ब्रह्मांड को निकल जाए। उपाय, राहु बाथरूम भी है। एक उपाय, अपने बाथरूम में कपूर जलाना शुरू करें, कैम्फर, ठीक है, नेगेटिविटी कम होगी। दूसरा उपाय बहुत ही सरल उपाय है, राहु आपको घुमाएगा अपनी दशा में, अंतर दशा में, इंसान को समझ ही नहीं आएगा वो कहाँ चल रहा है, तो उससे पहले राहु आपको घुमाए, आप खुद ही परिक्रमाएं करना शुरू कर दो, खुद ही घूमना शुरू कर दो। किसकी? मंदिर की परिक्रमा कर लो, पेड़ की परिक्रमा कर लो, नहीं तो एक जगह खड़े होकर गोल 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 घूम लो, परिक्रमाएं। तो अभी आपने बताया राहु जिसका कमजोर होगा वो एक दूसरे पे शक करेगा, मेल और फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकता है। देखो, राहु कमजोर नहीं, मैंने बताया प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आ सकती है मैरिज लाइफ में। या तो देखिए 7th हाउस में कोई नेगेटिव प्लैनेट है, नहीं तो शुक्र और बुध ये नेगेटिव होके बैठ गए। ठीक है। लाल किताब ये भी बताती है कि किसी की लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी, वो तो हर विज्ञान में आता है। हाँ, तो लाल किताब में अगर ये बताया जा रहा है, और इसमें कुछ ऐसा भी है कि उपाय भी बताती है? बिल्कुल, उपाय तो सबसे ज्यादा मैं मानता हूँ कि अगर कहीं पे डिजाइन किए जाते हैं तो लाल किताब में। ठीक है। और प्रेडिक्शन भी उसी लेवल की होती है। प्रेडिक्शन से लाल किताब के आप ये बता सकते हैं कि सामने वाले, बिना घर पे विजिट करे, सामने वाले व्यक्ति के घर के इस कोण में दोष है, सामने वाले व्यक्ति के घर के इस कोण में फ्रीज रखा है, यहाँ दूध रखता है, यहाँ पर प्याज रखता है, यहाँ पर ये पड़ा होगा, वहां पर वो पड़ा होगा, घर में तावीज होंगे या नहीं, घर में पतंग के जो मांझे होते हैं वो होंगे या नहीं, पतंगे होंगी या नहीं, और किस कोने में होंगी, उसमें भी इतना सटीक बताया जा सकता है। क्या बात है। लाल किताब में तंत्र के बारे में क्या बताया हुआ है? तंत्र विद्या, काला जादू, पिशाच, पिशाचिनी, भूत, प्रेत, आत्मा, इनका कुछ संबंध है लाल किताब से? बिल्कुल है। लाल किताब में देखिए, हम सबसे ज्यादा जो पढ़ते हैं ना लाल किताब में, वो होते हैं दोष। दोष मतलब ये आपने पितृ दोष सुना होगा, सर्प दोष, काल सर्प दोष, सर्प नहीं खाली, काल सर्प दोष सुना होगा, ठीक है। और ऋण बोलते हैं बेसिकली, पितृ ऋण, मातृ ऋण, पत्नी ऋण। तो हम अपने पिछले जन्म से कुछ ना कुछ ऋण लेकर आते हैं, और उसी ऋण के कारक
हम कई बार उसी ऋण के कारक नहीं, उसी ऋण के कारण हम कई बार कुछ ऐसी चीजों से जुड़ जाते हैं जो दूसरी दुनिया की होती हैं। दूसरी दुनिया मतलब जैसे नेगेटिव इन्फ्लुएंस। तो इसमें बताया गया है, शनि राहु का जिक्र किया गया है। शनि राहु एक पिशाच योग को भी दर्शाता है, हालांकि वैदिक में भी इसका जिक्र है और लाल किताब में भी इसका जिक्र किया गया है। जब भी कोई व्यक्ति का अष्टम भाव में राहु बैठ जाए, शनि एक साथ बैठ जाए, तो हम बोलते हैं कि व्यक्ति के ऊपर ऊपरी या किया कराया बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। अभी आपने एक टर्म बोला पिशाच योग, ये पिशाच योग क्या होता है? पिशाच योग क्या होता है? जब भी शनि और राहु एक साथ बैठते हैं, शनि अंधकार का कारक है और राहु खुद में ही अंधेरा है। तो सोचो, एक अंधेरा और राहु क्या है? छाया, शेडो। एक अंधेरा जो अंधेरे को भी छाया लगा दे, कितनी डार्कनेस हो जाएगी, कितना गुप्त अंधेरा हो जाएगा। और जब इतना डार्कनेस आती है तब कौन सी एनर्जीज बढ़ती हैं? नेगेटिव एनर्जीज, फिर पिशाच हावी होते हैं। तो कुंडली में जब ये हो जाता है तो पिशाच योग बनता है। आप करना क्या है, अगर आप बचना चाहते हैं इन चीज़ों से, जी, कुछ नहीं करना, बड़ी सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, सभी सुन लो। किसी को मजाक लगे, मजाक में ले लो, पर कर लो अनुलोम विलोम। अच्छा, इससे क्या होगा? भूत प्रेत पीछे लगे हुए हैं ना, भाग जाएंगे। सांस, अगर इसके अलावा हनुमान जी का नाम ले, हनुमान जी का पाठ पढ़े, हनुमान चालीसा पढ़े, बजरंग बाण पढ़े, तो अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो इससे भी उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये सब चीज़ें भी बहुत इफेक्टिव हैं। और बात तो आपने हनुमान जी की कर दी। हनुमान जी से तो शनि महाराज भी डरते हैं, पर ये तो भूत प्रेत हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूतों से तो दूर दूर तक दूर रहते हैं हनुमान जी से भूत। अच्छा, अभी आपने मुझे बताया था कि पूर्व जन्म के बारे में, तो लाल किताब के अंदर क्या पूर्व जन्म की भी बातें होती हैं? पूर्व जन्म की भी बातें होती हैं और पूर्व जन्म से लेकर आए जाने वाले ऋण। जैसे कि कुछ लोगों की शादी नहीं हो रही है, अगर आप लोगों की शादी नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में या तो शुक्र पीड़ित है, नहीं तो दूसरा घर क्योंकि शुक्र का होता है और सातवां घर क्योंकि शुक्र का होता है, तो इन दोनों घर में कोई दोष है। मतलब शुक्र का एंटी प्लैनेट जैसे सूर्य है, जैसे आपका चंद्रमा, इन दोनों में से किसी घर में बैठ गया, ये पत्नी ऋण दे देता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, जो शुक्र ग्रह है ना, वो बात करी गई है शुक्राचार्य की। शुक्राचार्य को सफेद चीजें बहुत पसंद थी, तो हम बोलते हैं कि अगर आपको इसका ट्रीटमेंट करना है तो 100 गाय भी कौन सी? जो गाय ठीक हो, दूध देने वाली हो, 100 गाय को एक ही दिन एक ही समय पर भोजन कराएं। अच्छा, 100 गाय को एक ही दिन में एक ही समय पर भोजन कराएं। अब बोलेंगे कुछ लोग, सर ये कैसे संभव है? तो गौशाला जो होती है ना, बड़ी बड़ी गौशालाएं होती हैं, आप वहां पर पैसा दे दीजिए। अच्छा, वो भोजन करवा देंगे एक साथ। जहाँ पर 300 500 गौ होती हैं, गाय होती हैं, गैया होती हैं, उनको पैसा दे दीजिए। ठीक है सर। अब जैसे आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे इस फील्ड में, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, क्या कभी ऐसा कोई आया है आपके पास कि जी मेरे पीछे तो कोई पिशाचनी है, कोई भूत है, कोई प्रेत है, कोई साया है, इसका काट करा दो लाल किताब की सहायता से? दिन आते हैं।